हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। न्यूटन का गुरुत्व और न्यूटन का जड़त्व मिलकर बनते हैं द्रव्यमान और घनत्व। फेराडे का प्रेरण और प्लांक का क्वांटम मिलकर करते हैं आप सभी का सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। नमस्कार दोस्तों, साथियों, परमाणु एटम की सभा में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। आगे बढ़ रहे हैं और हमने बहुत कुछ इसमें चर्चा की है। आज इस विशेष कड़ी के अंदर हम लगभग इस चैप्टर को एंड तक पहुंचाने वाले हैं। क्या है आज का विशेष टॉपिक, हम समझते हैं, देखते हैं। सुनिए, तो परमाणु के बारे में हमने ऊर्जा स्तर आलेख तक हमने बना लिया था और वो ऊर्जा स्तर आलेख जो है E बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर के अनुसार हमने बनाया था। हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्पेशली हमने डिज़ाइन किया था वो। आज की इस कड़ी के अंदर मैं H लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ाने वाला हूँ। क्या होता है ये, और हालांकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से। वही चीज़ें हैं, परमाणु तो मित्रों जो केमिस्ट्री में रहेगा वही फिजिक्स में ही रहेगा, कोई इसमें नया आने वाला है नहीं। हालांकि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन अवश्य है, परंतु थॉमसन मॉडल वहाँ पर भी है, थॉमसन मॉडल यहाँ पर भी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं किसको, आप देखोगे कि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ H लाइन स्पेक्ट्रम, या मैं कहूँगा अथवा मैं हाइड्रोजन रेखीय स्पेक्ट्रम, गॉट H लाइन स्पेक्ट्रम, या फिर मैं कहूँगा हाइड्रोजन रेखीय स्पेक्ट्रम। क्या होता है ये, वही बात घूम फिर के कि जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वो भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति की क्या करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है। यदि इन विकिरणों को आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के घटते और बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो हम उसे परमाणुवीय स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। परंतु इसमें ये जो विकिरण से संबंधित रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को हम स्पेक्ट्रमी रेखाएं नाम देते हैं और इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के क्रमित समूह को हम स्पेक्ट्रमी श्रेणी नाम देते हैं। स्पेक्ट्रमी श्रेणी का बनना मित्रों अपने आप में बहुत ही बड़ा गुण है। स्पेक्ट्रमी श्रेणी का मतलब होता है विभिन्न रेखाओं का एक समूह। तो वो जो रेखाओं का समूह है वो कौन कौन सा है हम देखेंगे। हालांकि नाम आपने सुन रखा है, लाइमन, बामर, पास्सन, ब्रैकेट, फुंड वगैरह, यही मैं पढ़ाने वाला हूँ। हमें इसके अंदर एक विशेष बात पर जोर देना है कि कौन सी श्रेणी किस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग में पाई जाती है, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। तो देखिए, पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, उससे पहले आपको थोड़ा सा दो शब्द लिखूंगा। वो क्या है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो विभिन्न तरंगदैर्ध्य व आवृत्ति के विकिरण उत्सर्जित करता।
विकिरण उत्सर्जित करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है। अब जरा देखो, मैं कहूँगा इन विकिरणों से संबंधित रेखाओं को क्या नाम देते हैं? इन विकिरणों से संबंधित रेखाओं को क्या नाम दिया जाता है? संबंधित रेखाओं को स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहा जाता है। क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रमी रेखाएं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहा जाता है। और इनके समूह को क्या नाम देते हैं? मैं कहूँगा इन रेखाओं के, इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के क्रमित समूह को, इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के क्रमित समूह को स्पेक्ट्रमी रेखाओं के क्रमित समूह को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहा जाता है, स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहा जाता है। ठीक है भाई, हम लोग समझ गए कि इन्हें स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहा जाता है। पर एक बात बताएं जरा कि ये स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो मैंने नाम बोले हैं, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, ये सब तो होंगे। और बामर महोदय ये भी कह के गए हैं कि इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य RZ² 1/n1² -1/n2² से निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल सही बोला है, उनसे अपन निकाल सकते हैं। परंतु ये श्रेणी कौन सी कहाँ बनेगी, इसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ। पहले डायग्राम बना देता हूँ, फिर अपन इसको एक एक को लिखने वाले हैं। देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमें ऊर्जा स्तर ग्राफ बनाना है, निम्न ऊर्जा स्तर से बढ़ते हुए उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ। आप देखोगे कि ये मैंने पहला बनाया है, ये फिर मैंने दूसरा बनाया है, ये फिर मैंने तीसरा लेवल है एनर्जी लेवल, ये मैंने चौथा लेवल बनाया है, ये मैंने पांचवा लेवल बनाया, ये छठवा लेवल, और ये मैंने सातवा लेवल, और एक और बनेगा लास्ट, वो है मेरे पास अनंत ऊर्जा स्तर या अनंत लेवल। कोई दिक्कत? देखिए, हाँ, अब हुआ क्या कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, ये n बराबर 5 है, ये n बराबर 6 है, ये n बराबर 7 है, और ये n बराबर क्या है? अनंत है। तो n बराबर 1 जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर है, और n बराबर अनंत जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर है। तो कौन सी श्रेणी कहाँ बनेगी वो हमें देखना है। मैं कहूँगा कि अगर हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर का मतलब ये है कि अनंत ऊर्जा स्तर से स्टार्ट होकर अगर वो पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है, अगर वो पहले ऊर्जा स्तर में आ जाता है, अनंत से आ सकता है, और अनंत से आ सकता है तो अनंत से कुछ नीचे वाले से भी आ सकता है। मान लो वो 7 से भी आ सकता है, मान लीजिए वो यहाँ से भी आ रहा है। क्लियर? मान लीजिए वो यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। गॉट? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से n बराबर 1 में जंप कर रहा है, और मान लीजिए कि ये यहाँ से भी यहाँ आ रहा है। तो अब देखो, आप कहोगे अनंत से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ रहा है, 7 से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ रहा है, 6 से फर्स्ट में, 5 4 3 2 से फर्स्ट में अगर आ रहा है,
तो ये जो विकिरण बने हैं और इन विकिरणों का ये तो परमाणु स्पेक्ट्रम होगा, पर ये जो श्रेणी होगी, मैं कहूँगा ये जो विकिरणों की श्रेणी होगी, इस श्रेणी को मैं क्या नाम दूंगा? इस श्रेणी को मैं नाम दूंगा लाइमन श्रेणी। क्या नाम दूंगा? ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी को मैं नाम दूंगा लाइमन श्रेणी। क्लियर? तो इस श्रेणी को मैं लाइमन श्रेणी नाम दूंगा। आशा करूंगा दिख रहा होगा आपको। तो अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो इन ऊर्जा स्तर में आ रहा है। तो अब देखो n बराबर 1 तो हुआ किसके लिए? लाइमन के लिए n1 निम्न ऊर्जा स्तर, और n2 2 3 4 5 6 7 8 अनंत कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं कहूं कि यदि इलेक्ट्रॉन अनंत से किस में गया, यदि मैं कहूं इलेक्ट्रॉन अनंत से क्या हो रहा है, मैं कहूं यदि इलेक्ट्रॉन अनंत से n बराबर 2 में आया, मैं कहूं यदि इलेक्ट्रॉन 7 से 2 में आया, यदि मैं कहूं इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? 6 से 2 में आया, और यदि मैं कहूं इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? यहाँ 5 से, और मैं कहूं अगर यहाँ से, और मैं कहूं अगर ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो आप देखोगे कि n बराबर तो 2 है और n2 जो है वो 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो श्रेणी होती है, इस श्रेणी का नाम दिया जाता है, क्या नाम देते हैं इसको? इसको नाम देते हैं हम बामर श्रेणी। क्या नाम देते हैं इसको हम? इसको हम बामर श्रेणी नाम देंगे। और अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो रहा है, वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, मैं कहूँगा अगर वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मैं कहूँगा यहाँ से यहाँ आ रहा है, और अगर मैं कहूँ कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो देखिए ये जो श्रेणी होगी, इस श्रेणी को हम क्या नाम देंगे? इस श्रेणी को हम नाम देंगे पाश्चन श्रेणी। क्या नाम देंगे? इस श्रेणी को हम नाम देंगे पाश्चन श्रेणी। फिर अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए, क्या कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए, लाइमन बामर पाश्चन, और अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए, और अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए, और अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए, तो ये जो श्रेणी होगी इसको अपन कहेंगे ब्रैकेट श्रेणी। क्या नाम दूंगा मैं? ब्रैकेट श्रेणी। तो ब्रैकेट श्रेणी के लिए देखो क्या हो रहा है, n1 तो हो रहा है 4, और n2 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, अनंत तक जाएगा। और अगर मैं लास्ट कह दूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ आए, और अगर मैं कहूँ कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, और अगर मैं कहूँ कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये जो श्रेणी बनेगी, इस श्रेणी को अपन क्या नाम देंगे? फुंड श्रेणी। क्या नाम होगा भाई? फुंड श्रेणी। क्या ये समझ आया? तो इसे कहा जाता है एच लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन परमाणु के लिए। इस तरह से हाइड्रोजन परमाणु में भिन्न भिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं के क्रमित समूह को श्रेणियां कहते हैं। लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड जैसी श्रेणियां बनती हैं। अब इनकी विशेषताएं देखें। विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, कौन से चैप्टर में? विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले अध्याय में। उसमें आपने देखा या देखोगे कि ये जो श्रेणियां हैं उस स्पेक्ट्रम के अलग अलग भागों में पाई जाती हैं। लाइमन श्रेणी जो है मित्रों वो पाई जाती है, हम कहेंगे पराबैंगनी क्षेत्र में। बामर श्रेणी जो हम कहेंगे दृश्य क्षेत्र में, और पाश्चन ब्रैकेट फुंड ये जो श्रेणी है वो पाई जाती है अवरक्त क्षेत्र में। इस तरह से हम कहते हैं कि ये एच लाइन स्पेक्ट्रम है, जिसकी तरंग दैर्ध्य 1/λ/RZ² 1/n1² -n2 से ज्ञात की जाती हैं। आशा करूंगा ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आया। तो जरा सुनिए, स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहा जाता है, मैं कहूँगा
हाइड्रोजन परमाणु में निम्न श्रेणियों का निर्माण होता है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं जरा सुन लो। हाइड्रोजन परमाणु में निम्न श्रेणियों का निर्माण होता है। पहली श्रेणी कौन सी है जरा देखना है ध्यान से। पहली श्रेणी में कहूँगा, पहली जो श्रेणी है वो है मेरे पास लाइमन श्रेणी। पहली जो श्रेणी है मैं कहूँगा वो है मेरे पास लाइमन श्रेणी। ये क्या है देखिए, लाइमन श्रेणी में मैं कहूँगा जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, मैं कहूँगा जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर, उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर मैं कहूँगा 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर क्या होगा, 1 में संक्रमित होता है। 1 में संक्रमित होता है तो निर्मित श्रेणी लाइमन श्रेणी कहलाती है। निर्मित श्रेणी लाइमन श्रेणी कहलाती है। नहीं आया समझ में? चलिए मैं कहूँगा इस श्रेणी में प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य, इस श्रेणी में प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य, इस श्रेणी में मैं कहूँगा प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती हैं। क्लियर है? प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य मैं कहूँगा निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। तो हो जाएगा 1/λ बराबर RZ² N1² माइनस का N2²। ये कहाँ पाई जाती है? मैं कहूँगा यह श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के, यह श्रेणी मैं कहूँगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती हैं। क्या इतना आया समझ में? कहाँ पाई जाती है मित्रों यह श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। मैं आशा करूंगा पहला समझ आया। दूसरा देखो, दूसरा मैं कहूंगा बामर श्रेणी। जरा ये क्या है? बामर श्रेणी मैं कहूंगा ये कब बनेगी? ये बनेगी जब मैं कहूँगा जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर, मैं कहूँगा जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर कितना होगा? 3, 4,
5 6 डैश डैश अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर n1 बराबर कितना 2 में संक्रमित होता है, 2 में संक्रमित होता है तो निर्मित स्पेक्ट्रमी श्रेणी होता है, तो निर्मित स्पेक्ट्रमी श्रेणी क्या कहलाती है? तो निर्मित स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो है मैं कहूँगा कैसी होती है, वो स्पेक्ट्रमी श्रेणी बामर श्रेणी कहलाती है। जरा 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 देखो क्या कहलाएगी, बामर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, हम समझ गए। इस श्रेणी की प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य, इस श्रेणी की प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य कैसे निकाल लोगे आप? प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य कैसे निकाल लोगे? रेखा की तरंगदैर्ध्य 1/λ/r² 1/n1² माइनस n2² से ज्ञात की जाती हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे ना हम, तब आपको अपने आप पता चलेगा कि कौन सी रेखा की बात कर। पीछे है क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में, मैं बात करने वाला हूँ। फिर देखो आगे की कहानी। आगे की कहानी क्या है? यह श्रेणी कहाँ पाई जाती है? मैं कहूँगा यह श्रेणी जो है, मैं कहूँगा यह श्रेणी दृश्य क्षेत्र में, यह श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ है ये दृश्य क्षेत्र? मेरे घर पर नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में होता है, वहाँ पे पाई जाती है। चलिए, तो ये बात भी संपन्न हुई बामर की। तो अब अगली बात करता हूँ, वो क्या है? अगली बात है मेरे पास तीसरी श्रेणी, वो क्या है? पाश्चन श्रेणी। तीसरी जो श्रेणी है वो है पाश्चन श्रेणी। वो क्या है जरा देखो, देखिए पाश्चन श्रेणी का मतलब कहाँ से आएगा भाई? इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? मैं कहूँगा जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, कहाँ से? उच्च ऊर्जा स्तर, मैं कहूँगा n2 बराबर कितना? तो n1 बराबर तो 3 होगा, n2 बराबर होगा मेरे पास 4 5 6 7 8 डैश डैश अनंत से कहाँ पर आता हो? अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर n1 बराबर 3 में संक्रमित होता है, 3 में संक्रमित होता है। n1 बराबर 3 में संक्रमित होता है तो निर्मित श्रेणी क्या कहलाती है? तो निर्मित श्रेणी पाश्चन श्रेणी कहलाती है। तो निर्मित श्रेणी क्या कहलाती है? पाश्चन श्रेणी कहलाती है। ठीक है, हम लोग समझ गए। फिर बताओ आगे की बात क्या है? मैं कहूँगा यह श्रेणी या इसकी रेखा की तरंगदैर्ध्य बतानी हमें। इस श्रेणी की प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य, प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य क्या होगी? प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य निम्न सूत्र द्वारा
सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। आया आया समझ में ये कॉन्सेप्ट, बताइए क्या है सूत्र? रट लिया होगा अब तो रट लिया होगा। 1/λ/r² 1/n1² माइनस का n2²। ये श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में पाई जाती है? यह श्रेणी, मैं कहूँगा यह श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के, यह श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के, बोलो कौन से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र, इंफ्रारेड अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। बहुत अच्छी बात है। तो मित्रों आशा करता हूं लाइमन बामर पास्चन में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा और लिख देता हूं, माना आपको अजीब लग रहा है, क्या यार लिखा ही रहे तो क्या करूं बताओ, छोड़ दूं? छोड़ने से तो काम नहीं चलेगा, तो लिखना तो पड़ेगा, तभी तो आपके नोट्स प्रॉपर बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे। देखिए लाइमन बामर पास्चन हो गया है और अब 4th नंबर में शुरू करने जा रहा हूं। वो क्या है? मैं कहूँगा वो है मेरे पास ब्रैकेट श्रेणी। जरा देखिए ब्रैकेट श्रेणी में कहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन? मैं कहूँगा जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 4, तो इसके लिए N1 है, N2 होगा 5, 6, 7, 8, 9 डैश डैश अनंत से निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 5 में, 5 है कितना है जी? बिल्कुल 5 नहीं है, 4 है। N1 बराबर मैं कहूँगा 4 में संक्रमित होता है, 4 में संक्रमित होता है। तो निर्मित श्रेणी, तो निर्मित श्रेणी कैसी होगी? तो जो निर्मित श्रेणी है पास्चन श्रेणी कहलाती हैं, पास्चन श्रेणी कहलाती हैं। ठीक है, हम लोग समझ गए। फिर देखो आगे, इस श्रेणी की प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य, इस श्रेणी की प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य, प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य कैसे निकालोगे आप? प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। बताओ क्या है वो सूत्र? 1/λ/r² बराबर 1/n1² माइनस का 1/n2²। तो चलूं क्लियर है? कहाँ पाई जाएगी ये? मैं कहूँगा यह श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के, यह श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है, अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। लास्ट बता देता हूं कौन सी बची है अब।
लास्ट ब्रैकेट के बाद है मित्रों पी फुंड या फुंड श्रेणी, इसको हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या है वो टॉपिक? अगला जो टॉपिक है हमारा, मैं कहूँगा वो है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी वो क्या है? फुंड श्रेणी कहाँ है जरा देखिए। फुंड श्रेणी का मीनिंग यहाँ पर मैं कहूँगा कि जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, कौन सा? उच्च ऊर्जा स्तर, मैं कहूँगा N2 बराबर कितना है? कौन से में आएगा? N1 बराबर तो 5 होगा, तो N2 बराबर मैं कहूँगा 6, 7, 8, 9 डैश डैश अनंत से ये हो जाएगा निम्न ऊर्जा स्तर। मैं कहूँगा निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा? N1 बराबर 5 में, 5 में ही आएगा, चेक कर लो। ये रहा, देखो कहाँ आ रहा है? 5 में आ रहा है। N1 बराबर 5 में संक्रमित होता है, संक्रमित होता है, 5 में संक्रमित होता है, तो निर्मित श्रेणी, तो निर्मित श्रेणी फुंड श्रेणी कहलाती है। तो निर्मित श्रेणी फुंड श्रेणी कहलाती है। क्लियर? मैं कहूँगा इस श्रेणी की भी, इस श्रेणी की, इस श्रेणी की प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य, इस श्रेणी की प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य, प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य, प्रत्येक रेखा की तरंगदैर्ध्य निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। बताओ वो सूत्र कौन सा है? अब आप कहोगे सर सूत्र तो आप वही लिख रहे हो, एक ही फॉर्मूला लिख रहे हो, एक ही फॉर्मूला लिख रहे हो। अरे भाई मैं एक फॉर्मूला तो लिख रहा हूँ, परंतु क्या N1 और N2 हर श्रेणी के लिए सेम है क्या? कहाँ है सेम? तो मान लो आपको फुंड श्रेणी की चौथी रेखा पूछेगा तो फिर आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए N1 N2 भिन्न भिन्न होंगे। तो ये बात विशेष ध्यान रखनी, और ये चीज़ें क्वेश्चन करने से समझ आएगी, मैं बताऊंगा बिल्कुल। यह श्रेणी जो है किस भाग में पाई जाती है? यह श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के, यह श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पाई जाती है? अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं, अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। तो अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 5वें रेखा है, तो 5वीं रेखा के लिए आप सोचो कितना होगा? 5वीं रेखा के लिए देखो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं के लिए 10 लेना है N2, N1 आपको 5 लेना है, तब जाके लैम्बडा आएगी। तो हर एक के लिए N1 N2 का मान भिन्न भिन्न होगा, इसलिए आपको ये फॉर्मूला विशेष ध्यान रखना है। तो आशा करूंगा मित्रों आपको ये जो H लाइन स्पेक्ट्रम है बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आया। मैं आगे बढ़ता हूं और एक विशेष कड़ी पर चर्चा करता हूं, उससे पहले आप देख लीजिए जल्दी से। चल दूं आगे, जरा देखो। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है मित्रों वो क्या है? आगे का टॉपिक है मेरे पास, मैं कहूंगा बोर की द्वितीय अभिग्रहिति,
बोर की द्वितीय अभिग्रहिति का सत्यापन। या तो ये हेडिंग होता है, अथवा में आप इसे एक और नाम से भी जानोगे, वो क्या है सुनिए। अथवा में होगा बोर के क्वांटीकरण की व्याख्या। बोहर के क्वांटीकरण की व्याख्या। बोहर के क्वांटीकरण की व्याख्या। अथवा में ये हेडिंग भी चलता है किताबों में और बोर्ड में भी आता है। ये देखिए कौन सा, मैं कहूँगा अथवा में ये भी कहा जा सकता है कि दी ब्रोगली द्वारा बोर के क्वांटम या बोर के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन। तो आप ये देख रहे हो, पहले तो ये सोचो कि बोहर का क्वांटम सिद्धांत मैंने पढ़ाया था क्या, ऐसा क्या था उसके अंदर, तो जरा सोच के बताओ मुझे पहले तो। ये तीनों के तीनों नाम एक ही हेडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। बोर के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन, या मैं कहूं बोर के क्वांटीकरण की व्याख्या, और जिस वैज्ञानिक का नाम बीच में आया है वो है दी ब्रोगली। तो इतना तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि बोर के क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या करने वाला कौन है, दी ब्रोगली। सवाल यह है कि क्वांटम सिद्धांत क्या था और क्यों जरूरत है उसके क्वांटीकरण की व्याख्या की। तो देखिए, बोहर जी ने जो द्वितीय परिकल्पना दी, जिसे क्वांटम सिद्धांत कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, अगर वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है, अगर वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है, मतलब n से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो सवाल ये उठता है कि वो पूर्ण गुणज ही क्यों होता है, वो भिन्न के रूप में क्यों नहीं होता है। तो इसकी व्याख्या की थी किसने, दी ब्रोगली ने। और बोहर ने भी इसके बारे में चुप्पी साध ली। जब बोहर से पूछा गया कि n का मान पूर्णांक ही क्यों होना चाहिए, तो बोहर महोदय ने कुछ भी नहीं बोला। तो n का मान पूर्णांक क्यों होना चाहिए, इसके बारे में जो व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक है वो कौन है, दी ब्रोगली। बात करते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा कि बोहर के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज अर्थात n से गुणक होना चाहिए। परंतु बोहर इस बारे में या इस बात की व्याख्या करने में असफल रहता है कि n का मान पूर्णांक ही क्यों होना चाहिए। ये बात बोहर महोदय नहीं बता पाए। तो इसके बारे में जो व्याख्या करने वाले साइंटिस्ट महोदय हैं वो है हमारे जहांपना दी ब्रोगली। तो जरा मुझे लिखने दो, फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि लंबा टॉपिक है। देखिए, मैं कहूँगा बोहर के अनुसार, मैं कहूँगा बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करता है, सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करता है जिन कक्षाओं में क्या होता है, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है।
h/2 का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इन कक्षाओं को पूर्ण गुणज होता है। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं, स्थायी, मैं कहूँगा इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहा जाता है। स्थायी कक्षाएं कहा जाता है। ठीक है भाई, हम समझ गए। परंतु बोर इस बात की पुष्टि करने में, बोर इस बात की पुष्टि करने में क्या रहते हैं, असफल। बोर इस बात की पुष्टि करने में असफल रहते हैं, असफल रहते हैं कि n का मान पूर्णांक ही क्यों होना चाहिए, n का मान पूर्णांक ही क्यों होना चाहिए। अर्थात बोहर तो अपने खुद के क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाया, तो ये मित्रों बोहर सिद्धांत की कमी भी बन गई। फिर ये हम कमियों में भी पढ़ेंगे इसको, तो ये फिर कमी में भी इंक्लूड हुआ। तो अब हमारे सामने आ रहे हैं कौन, डी ब्रोगली। मैं कहूंगा बोर के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा होता है, प्रतिपादन डी ब्रोगली द्वारा किया जाता है। डी ब्रोगली द्वारा किया जाता है। जरा सुन लो, किसके द्वारा दिया जाता है, बोर के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन डी ब्रोगली द्वारा किया जाता है। तो मित्रों कैसे, जरा सुनिए। डी ब्रोगली तो आप जानते हैं कि मैंने जब विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति पढ़ाई थी, तो उस समय भी मैंने आपको एक विशेष उदाहरण दिया था कि मान लो ये एक्स लड़का है, हमारी क्लास में है, और इसके घर में इसकी सगाई की बात चल रही है। तो भले ही इसकी इच्छा ना हो कि इस महिला तो अपन नहीं कह सकते, कहने का मतलब है इस युवती से उसका विवाह अगर माता पिता तय कर रहे हैं, तो उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो उसे हम कहेंगे दरकिनार कर सके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अंतिम जो निर्णय लेंगे वो उसके माता पिता लेंगे, भले वो कितना ही उसे मना कर दे या दरकिनार कर दे, उससे कहने होने वाला कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह से मैंने कहा डी ब्रोगली तरंग प्रकृति के बारे में अगर कोई आपको डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो मैं डी ब्रोगली जी के नंबर दे देता हूँ, आप उनसे बात कर लेना। तो कहने का मतलब यह है कि तरंग के बारे में डी ब्रोगली से अच्छा और ज़्यादा और विद्वान व्यक्ति कोई है ही नहीं। तो डी ब्रोगली ने यहाँ अपना फंडा तो लगाएगा ही, ठीक है ना। तो बोहर ने ये बोला कि जब इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करता है कक्षा में, तो जब इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करता है कक्षा में तो उसकी जो प्रकृति रहती है वो कणीय प्रकृति रहती है, परंतु डी ब्रोगली तो तरंग प्रकृति का समर्थन करता है। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करता है तो उसकी प्रकृति कण प्रकृति होती भी नहीं, वो तरंगीय प्रकृति के रूप में क्या करता है, परिक्रमण करता है। और वो भी कौन सी तरंगीय प्रकृति, अप्रगामी तरंगे। कौन सी बताई उन्होंने, अप्रगामी तरंग के रूप में। क्या इतनी बात समझ आई, क्या इतनी बात बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में परिक्रमण करता है तो वो कण के रूप में परिक्रमण करता है, तो डी ब्रोगली ने बोला नहीं, वो कण के रूप में नहीं करता है, वो तरंग के रूप में करता है। और कौन सी तरंग, अप्रगामी के रूप में। अब देखिए वो अप्रगामी के रूप में कैसे तरंग कैसे संचरित होता है। तो सवाल ये है कि 11th में हम लोग अप्रगामी तरंग पढ़ते हैं, और अप्रगामी तरंग क्या होती है कि ऐसी तरंगे जो किसी छोर से उत्पन्न होती है और माध्यम की परिसीमा से टकराती है और टकरा कर क्या होती, वापस आ जाती।
तो मैंने कहा था ये यहाँ निष्पन्द बनता है, यहाँ निष्पन्द बनता है, निष्पन्द बनता है, निष्पन्द बनता है, यहाँ प्रस्पंद बनता है, प्रस्पंद 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 बनता है, याद है कि नहीं। और दो निष्पंदों के बीच की जो दूरी होती है वो λ/2 होती है। ये बातें हम पुरानी क्लासों में कर चुके हैं। तो इस फॉर्म के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परिक्रमण करता है। ऐसा डी ब्रोगली ने कहा। एक तरंग जाएगी और वही तरंग सीमा से टकराकर वापस लौट आएगी, तो इस प्रकार जो तरंग बनेगी उसे अपन अप्रगामी तरंग नाम देंगे। ठीक है, हम लोग समझ गए। तो ऐसा क्या बोल दिया डी ब्रोगली जी ने। डी ब्रोगली जी ने एक डायग्राम लिया, डी ब्रोगली जी ने एक डायग्राम लिया, एक कक्षा ली, आप देख पा रहे हैं, एक कक्षा ली यहाँ पे, ये वाली देख रहे हैं। मान लीजिए इस कक्षा की जो त्रिज्या है वो क्या है, Rn है, Rn है। उन्होंने कहा कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करता है तो वो कण के रूप में नहीं करता, वो तरंग के रूप में करता है। ठीक है भाई, मान लिया। अब क्या जान लोगे क्या, देखो तो हम तरंग बना देते हैं। डा 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 डा। ओहो गलत बन गया देवा, इस हाथ से बनाना पड़ेगा मुझे। क्या बात क्या है, आज ये क्यों नाराज है। ये जाएगी, ये तरंग जाएगी और ये नहीं मित्रों, आनंद नहीं आया है ना। मुझे ये जो लास्ट में है, ये थोड़ी सी जो गैप आ रहा है, ये गैप हालांकि आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो टकरा कर लौट कर वापस आएगी। ऐसे कर देता हूं, ठीक है। अब देखो, अब ये यहां से टकराई, टकरा कर वापस चली जाएगी, तो ये वापस गई। चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया। देखा आपने, इस तरह से वो क्या करता है, मूव करता है। तो देखो कैसे हुआ, ये निष्पंद, ये निष्पंद, ये निष्पंद, ये निष्पंद, ये निष्पंद, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। कितना हुआ देखो, यहां से यहां λ/2, यहां से यहां λ/2, तो ये हो गया मेरे पास लैम्बडा आया। अरे ये निष्पंद निष्पंद λ/2 λ/2 लैम्बडा, फिर देखो λ/2 λ/2, यहां तक कितना हुआ 2 लैम्बडा। फिर देखो कितना हुआ, यहां तक हो गया है, यहां तक हो गया है 2 लैम्बडा। ठीक है, फिर देखो λ/2 λ/2, ये कितना हो गया 3 लैम्बडा। फिर यहां से यहां तक आप देखोगे 4 लैम्बडा, यहां से यहां तक देखोगे 5 लैम्बडा। ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई नहीं, हाँ ये थोड़ी सी इसी डायग्राम की बदौलत हुई है ये गड़बड़। तो गड़बड़ होना भी जरूरी था, गड़बड़ नहीं होती तो हम सीख नहीं पाते। देखिए कैसे, यहां आया है 5 लैम्बडा प्लस λ/2, कितना आएगा 7 लैम्बडा प्लस लैम्बडा 7, अब ये हो गया 10 प्लस 1 11 λ/2। क्या आ रहा है 11 λ/2। तो आप देख रहे हो लैम्बडा के आगे कितना आ रहा है 11/2, तो 11/2 तो पूर्णांक नहीं है, 11/2 तो पूर्णांक नहीं है ना, पॉइंट में आएगा। यही अगर 10/2 होता ना मित्रों, चला लेते हम लोग, चला लेते, कोई बात नहीं। परंतु ये जो मिस्टेक हुई है ना, ये मिस्टेक हमसे हुई है, डी ब्रोगली से नहीं हुई है। ये मिस्टेक हमने की है और जानबूझकर की है। डी ब्रोगली यही कहना चाहता है, डी ब्रोगली यही कहना चाहता है कि ये जो दूरी तय होती है, ये जो दूरी तय की जाती है वो लैम्बडा का पूर्ण गुणज होती है। क्या होती है, लैम्बडा का पूर्ण गुणज। सीधी सी बात है, लैम्बडा लैम्बडा λ/2 λ/2
मैं कहूँगा ये λ/2 और ये λ/2, यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा हो गया। तो ये जो दूरी होती है वो लैम्बडा की पूर्ण गुणज होती है, मतलब ऐसे होनी चाहिए 5 लैम्बडा, 6 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 7 लैम्बडा, ऐसे 8 लैम्बडा, ऐसे। तो ऐसी कंडीशन में लैम्बडा का पूर्ण गुणज होना मतलब n का मान पूर्णांक होना, n का मान पूर्णांक होना। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला कि ये जब दूरी तय की जाती है तो लैम्बडा का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, परंतु उन्होंने देखा कि वास्तव में पूर्णांक मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने n बराबर 4 के लिए एक इलेक्ट्रॉन का ऐसा जो है वेव अप्रगामी तरंग स्वरूप हमारे सामने उन्होंने रखा था। उन्होंने कहा देख लो ये इसके अनुसार n बराबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, परंतु हमारे तो नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने गोला बढ़ा लिया है, ठीक है ना। मैं भी ले आऊँगा n बराबर 4, मुझे पता है, ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि n बराबर 4 के लिए दी ब्रोगली जी ने क्या किया था, ऐसा वेव डायग्राम बनाया था। अब जरा देखो, तो हमारे तो अभी ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस डायग्राम को मुझे हटाना पड़ेगा और n बराबर 4 के लिए सूटेबल डायग्राम बनाना पड़ेगा। और ये मिस्टेक आने का कारण क्या था, जानबूझ के देखो, अगर यही ढाल है ना, अगर यही ढाल यहाँ खत्म हो जाता है, ऊपर होता ना, तो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो इसलिए मुझे इसको एक बार फिर से बनाना पड़ेगा, तभी अपन समझ पाएंगे कि n का मान पूर्णांक क्यों होना चाहिए। तो जरा देखिए कैसे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखूं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, हाँ देखिए, बोहर के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन दी ब्रोगली द्वारा किया जाता है। मैं कहूँगा दी ब्रोगली के अनुसार, दी ब्रोगली के अनुसार, दी ब्रोगली के अनुसार परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की, दी ब्रोगली के अनुसार परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कणीय प्रकृति न होकर कणीय प्रकृति न होकर तरंगीय प्रकृति होती हैं, तरंगीय प्रकृति होती हैं। और मैं कहूँगा यह इलेक्ट्रॉन अप्रगामी, यह इलेक्ट्रॉन अप्रगामी तरंग के रूप में, अप्रगामी तरंग के रूप में वृत्ताकार कक्षा में, अप्रगामी तरंग के रूप में वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है। तो मित्रों अभी ये टॉपिक बहुत लंबा है, समस्या ये है, तो अभी इसमें बहुत सी बातें जो है वो शेष रहेगी, मैं आगे कर नहीं पाऊंगा। कारण ये है कि संदेशा मुझे मिल रहा है, ये टॉपिक पूरा नहीं होने वाला है, इसलिए जो डायग्राम बनाने हैं, जो दी ब्रोगली और बोहर के सिद्धांत को हमें कंपेयर करना है, वो कंपैरिजन इस समय सीमा के अंदर हो नहीं पाएगा। इसलिए इस कड़ी को मैं यहीं रोकूंगा और जो लास्ट लाइन है वो हम ये याद रखते हैं कि दी ब्रोगली के अनुसार परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती, कणीय न होकर तरंगीय होती है और वो अप्रगामी तरंग के रूप में कक्षा में परिक्रमा करता है। तो इसकी आगे की कड़ी के अंदर जो डायग्राम है उसके द्वारा जो कंपैरिजन है वो मैं बता पाऊंगा, काफ़ी लंबा चलने वाला है ये टॉपिक। तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि अपन ने आज क्या क्या पढ़ा। आज अपन ने एच लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा, हाइड्रोजन रेखीय स्पेक्ट्रम, और हमने ये बोला कि इसमें जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वो भिन्न भिन्न विकिरणों को उत्सर्जित करता है, और उन विकिरणों से संबंधित रेखाओं को हम क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं नाम देते हैं। तो आप देखोगे कि ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं लाइमन श्रेणी में भी होती हैं, बामर में भी होती है और पाश्चन में भी होती हैं। तो लाइमन, बामर, पाश्चन को डायग्राम से हम समझते हैं तो हम देखेंगे
कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है n बराबर अनंत से 1 में आ रहा है, 7 से आ रहा है, 6 से, 5 से, 4, 3, 2 से, तो लाइमन श्रेणी बनेगी। और अगर अनंत से आ रहा है 2 में तो बामर बनेगी, अनंत से आ रहा है 3 में पाषाण बनेगी, अनंत से आ रहा है 4 में ब्रैकेट, और अनंत से आ रहा है इसमें तो फुंड श्रेणी बनेगी। ये पाई जाती पराबैंगनी में, ये दृश्य में, बाकी तीनों अवरक क्षेत्र में पाई जाती हैं। सवाल ये है कि बोर की द्वितीय अभिग्रहित का हम बहुत ही, ये मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड के अंदर जो है वो 2 से 3 नंबर का, अपन 2 नंबर का मान लेते, 2 अंक का पूछा जाता है क्वांटीकरण की व्याख्या। इसीलिए मैंने ड्रॉप किया है अभी इसको, क्योंकि अभी और इसके अंदर बहुत सी बातों को मुझे करना है। स्थायी कक्षाएं कहा जाता है। और लास्ट दी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमते समय अपनी प्रकृति कणीय न करके तरंगीय रूप से वो क्या करता है, परिक्रमण करता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसकी प्रकृति की जो व्याख्या है, क्वांटम सिद्धांत की जो व्याख्या है वो कैसे होगी, वो तरंग सिद्धांत से होगी, कणीय सिद्धांत से नहीं होगी। तो मैं मित्रों आज के लिए इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट कड़ी में फिर से आगे बढ़ूंगा, कुछ चंद पंक्तियों के साथ इस सभा को विराम दूंगा। वो क्या है सुनिए कि जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, कद आसमान का। थैंक यू मित्रों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।